चलिए, कक्षा 8वीं में आज हम एक विशेष मुद्दे पर, एक विशेष विषय पर आज पढ़ेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर, कृषि को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कृषि से संबंधित है ये सभी, और ये कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा आप चित्र में जैसे दिख रहा है कल्चर, और एरो मार्क देते हुए लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर। ठीक है, ये सब कृषि से संबंधित है, लेकिन उसका विभाग अलग अलग है, उसका विषय अलग अलग है। ठीक है, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है ऊपर से, एग्रीकल्चर। ठीक है, पेज क्रमांक 41 में है, अध्याय 4 है कृषि से संबंधित। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित क्या क्या आता है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाता है, मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना और साथ में पशुपालन का विज्ञान एवं कला, जिसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। अब देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन, जो हम स्वेटर पहनते हैं या विभिन्न प्रकार के मखमली वस्त्र पहनते हैं, वो रेशम के उत्पादन अर्थात सेरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। इसमें यह कृषि की आय के पूरक हो सकता है। कृषि की आय, जैसे कृषि में आमदनी होती है, उसी प्रकार से इसमें भी आमदनी होती है। ठीक है, पीसीकल्चर में आता है मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। ठीक है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, जिसे पीसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विटीकल्चर। विटीकल्चर में द्राक्ष कृषि भी कहते हैं। द्राक्ष कृषि मतलब फलों को उगाना। किसको? फलों को। जैसे अंगूरों की खेती। अंगूर क्या है? एक प्रकार से फल है। इसकी जो खेती होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं, अर्थात द्राक्षा कृषि। ठीक है, हार्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में जैसे होता है फूलों को उगाना, फूलों की खेती करना। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक दृष्टि से उस उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ये क्या किसके अंतर्गत आता है? हार्टिकल्चर अर्थात उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। इसको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विभाग या क्षेत्र विषय के नाम। ठीक है, इसे क्या क्या कहते हैं। अब देखिए आगे दिखा है कृषि तंत्र, अर्थात कृषि करने की प्रणाली क्या क्या है, कृषि में क्या क्या लगता है, कृषि कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है। ठीक है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं, अर्थात पैसों का लगना। निवेश मतलब उस क्षेत्र में पैसे को लगाना। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बीज के लिए पैसे लग जाते हैं, उर्वरक अर्थात खाद वगैरह के लिए, मशीनरी के लिए और श्रमिक के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का निवेश होता है। ठीक है, फिर जुताई और बुआई के लिए निवेश होता है। ठीक है, जुताई और बुआई भी निवेश के अंतर्गत आती है। और सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं मतलब साथ साथ की जाने वाली क्रियाएं या कार्य।
इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है। अब देखिए चित्र में दिखा रहा है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति क्या क्या है। कृषि पद्धति में क्या क्या लग जाता है? जुताई, बुआई, छिड़काव, फसल है ना, मशीनरी में ट्रैक्टर और बीज के बाद रसायन। ठीक है। इस प्रकार से जुताई होती है और फिर फसल आकर तैयार होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, है ना। मानवीय निवेश में क्या होता है? जैसे भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन, ये हमारे द्वारा किसान के द्वारा निवेश किया जाता है। उसी प्रकार से भौतिक निवेश क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा और ढाल, ये क्या है? भौतिक निवेश है। इस प्रकार से भूमि को तैयार करने के लिए व्यवस्था की जाती है, उसे भी निवेश के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है? विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। भौगोलिक दिशा मतलब वहाँ की भूमि का स्तर किस प्रकार का है। उत्पाद की मांग, वहाँ पर किस प्रकार के उत्पाद की मांग है, वहाँ पर किस प्रकार के श्रमिक हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं, उस आधार पे कृषि को दो भाग में बांटा गया है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। इसके बारे में हम नीचे आगे पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यहाँ पर एक रोचक तथ्य बता रहा है आपके पुस्तक में, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटकनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, अर्थात जैविक खेती में रसायन या जहरीले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। जिससे फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत गहन निर्वाह कृषि में क्या किस प्रकार से होती है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर, भूखंड अर्थात जमीन के टुकड़े पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। उनके जो औजार रहते हैं, उनके जो कृषि करने के साधन होते हैं वो साधारण होते हैं और अधिक मेहनत करते हैं, उसमें मेहनत अधिक लगती है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त, जहाँ पर ज़्यादा दिन तक धूप रहती है, ऐसी जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का मतलब क्या होता है? भुट्टा। ठीक है। दलहन और तिलहन, दाल जिससे दालें निकलती हैं और तिलहन जिससे तेल निकलता है, उस प्रकार की फसलें ली जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। सघन जनसंख्या मतलब जहाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो, एक जगह पर इकट्ठे रहते हों, इस प्रकार से उसे सघन जनसंख्या बोलते हैं।
और मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। जहाँ पर विशेष रूप से मानसून अच्छा रहता है, मानसून सही समय पे आता है, ऐसे स्थानों पर प्रचलित है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उस स्थान पर खेती की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण शामिल हैं। आदिम निर्वाह कृषि मतलब लोगों के द्वारा स्थानांतरित मतलब स्थान बदल बदल कर, और चलवासी मतलब एक स्थान पर न रहने वाले, पशु चारण अर्थात पशुपालन करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। स्थानांतरित कृषि में क्या बताया जा रहा है? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान बदल बदल के की जाने वाली खेती या कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। भारी वर्षा मतलब यहाँ पर ज्यादातर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन मतलब वनस्पतियों का बहुत जल्दी पैदावार होता है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। किसी भी स्थान पर रुककर वे लोग क्या करते हैं? वृक्षों को काटते हैं और जलाकर वहां के क्षेत्र को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। जैसे जैसे भूमि की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, वैसे वैसे उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और कृषक फिर नए भूखंड पे चला जाता है, मतलब स्थान बदलकर दूसरे क्षेत्र में खेती करने चला जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि अर्थात जंगल को काटकर फिर उसे जलाकर उस स्थान को साफ किया जाता है और उसी राख को मिट्टी में मिलाकर वहां पर खेती की जाती है। और जब 1-2 साल खेती करने के बाद लगता है कि अब यहाँ ज्यादा फसल नहीं हो पाएगी, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे कृषि करने के लिए किसान चले जाते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और परिवार के लिए दूध, मांस, खाल एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। उसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। ठीक है, भारत के कुछ भागों में इस प्रकार के लोग रहते हैं, घूम घूम के पशु पालते हैं, जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशुचारक राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार की कृषि से संबंधित प्रचलित हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा
ठीक है, सभी कुछ आपके पुस्तक में रहता है, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। आप सभी पुस्तक ले गए होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी 8वीं के भैया बहन से। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई हम आपको कल फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।